विकास एवं इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी का, माननीय अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री श्री जॉन बरला जी का मंच पर उपस्थित हैं, सचिव श्री अनिल कुमार झा। जनजातीय संस्कृति और इतिहास तथा समाज सालों से विकास से वंचित रहा, लेकिन 8 सालों से नए भारत ने इस विरासत को बड़ी हिफाजत से संजोया, सजोया, संवारा, संरक्षित किया और सहेजा। जनजातीय गौरव के हर आयाम को बढ़ने का, उड़ने का पूरा पूरा मौका दिया गया। जनजातीय विकास के प्रति पूरी प्रतिबद्धता की वजह से ही आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास जनजातीय समुदायों का उत्साह बनता जा रहा है। अतिथियों का सत्कार हम सबका सौभाग्य है। हम आग्रह करते हैं माननीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी आपसे कि कृपया माननीय श्री अमित शाह जी का स्वागत करें। पश्मीना शॉल से और गोंड और वॉर्ली पेंटिंग से, और हम आपको बता दें कि आज इनमें से बहुत सारे कलाकार यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और पश्मीना शॉल लद्दाख के ट्राइबल कलाकारों के द्वारा बनाई गई है। और अब हमारा निवेदन है सचिव जनजातीय कार्य मंत्रालय श्री अनिल कुमार झा से कि कृपया माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी का स्वागत करें। ये गोंड पेंटिंग, धन्यवाद। श्री एस एन त्रिपाठी डीजी IIPA आपसे निवेदन है कि कृपया माननीय श्री किरेन रिजिजू जी का स्वागत करें। श्रीमती आर जया एडिशनल सेक्रेटरी जनजातीय कार्य मंत्रालय अभिनंदन करेंगी माननीय श्रीमती रेणुका सिंह सरूता जी का। ये सभी पश्मीना शॉल हैं जो लद्दाख के ट्राइबल्स के कलाकारों के द्वारा बनाई गई हैं, और ये भी पेंटिंग। और अब हमारा निवेदन है श्री नवलजीत कपूर जॉइंट सेक्रेटरी आपसे कि कृपया माननीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी का स्वागत करें। प्रोफेसर AB ओटा ऑनररी एडवाइज़र NTRI स्वागत करेंगे अब माननीय श्री जॉन बरला जी का। श्री संजय सिंह तौलिया डायरेक्टर TRI उत्तराखंड स्वागत करेंगे सचिव श्री अनिल कुमार झा का। आइए जनजातीय विरासत की संरक्षण संवर्धन की इसी पवित्र प्रेरणा ज्योति को रोशन कर कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ करते हैं। हम विनम्र विनती करते हैं माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी आपसे कि कृपया मणिदीप को प्रज्वलित करके कार्यक्रम का प्रारंभ करें। मंच पर विराजमान सभी गणमान्य अतिथियों से भी निवेदन है कि कृपया वे भी इस शुभ कार्य में सम्मिलित हों।
और अब हमारा आग्रह है सचिव जनजातीय कार्य मंत्रालय श्री अनिल कुमार झांसी की कृपया स्वागत संबोधन दें तथा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना यात्रा के बारे में भी हम सबको कुछ बताएं। माननीय मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, हमारे पथ प्रदर्शक केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री आदरणीय श्री किरेन रिजिजू जी, जनजातीय कार्य राज्य मंत्री आदरणीय श्रीमती रेणुका सिंह जी, ग्रामीण विकास एवं इस्पात राज्य मंत्री श्री फगन सिंह कुलस्ते जी, अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री आदरणीय श्री जॉन बडला जी, माननीय संसद सदस्यगण, राज्यों से आए हुए हमारे अतिथिगण, मंत्रीगण, मीडिया के हमारे सहयोगी मित्र और सभी आह्वानित बंधु भगिनी। भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक श्रेष्ठता में हमारे जनजातीय समुदायों की समृद्ध परंपराओं का ऐतिहासिक योगदान रहा है। उनका अदम्य साहस, पराक्रम, असीम धैर्य हमारे लिए सदा प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। साथ ही प्रकृति से उनका सामंजस्य, वनस्पति औषधियों का पारंपरिक ज्ञान और विभिन्न कलाओं में उनकी प्रवीणता हमारे लिए विकास और सह अस्तित्व का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। जनजातीय समुदाय की कला, संस्कृति और प्राकृतिक पद्धतियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भारत सरकार ने देश के विभिन्न भागों में राज्य सरकारों के सहयोग से जनजातीय शोध संस्थानों की स्थापना की है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश आदि अनेक प्रदेशों में 27 जनजातीय शोध संस्थान कार्य कर रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता थी एक राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की, जो जनजातीय समुदाय से संबंधित सभी आयामों को एक समग्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण दे सके और साथ ही अन्य सभी सहयोगी संस्थानों के साथ समन्वयकारी विकास के हित में नीति निर्धारण और कार्यक्रम निरूपण के लिए भी कार्य कर सके। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जनवरी 2015 में की गई हमारे मंत्रालय की एक समीक्षा में यह निर्देश दिया गया था कि अनुसूचित जनजातियों से संबंधित नीति निर्माण में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की बड़ी भूमिका होनी चाहिए। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा आज राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान के उद्घाटन से माननीय प्रधानमंत्री महोदय की वह परिकल्पना आज साकार हो गई है। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान के प्रमुख उद्देश्य हैं देश के विभिन्न जनजातीय संस्कृति संस्थानों के साथ समन्वय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नीति निर्धारण और योजना निरूपण में योगदान, देश में बन रहे जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों के निर्माण और प्रबंधन का दिग्दर्शन, राष्ट्रीय स्तर पर नीति आयोग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को जैसी संस्थाओं के साथ सहयोग, जनजातीय विषयों और समाज विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में शोध करने के लिए प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के लिए सहायता और मार्गदर्शन, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर विशेषतः ग्राम, प्रखंड और जिला पंचायतों के जनप्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला, विशेषतः युवा वर्ग के लिए सामाजिक और आर्थिक विषयों के प्रति स्वस्थ जागरूकता, सरकार के कार्यक्रमों की जानकारी और पारस्परिक सहयोग का विकास। संस्थान में जनजातीय विषयों के अध्ययन की विशेष व्यवस्था रहेगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान अपने उद्देश्यों में सफल होगा। सभी गणमान्य अतिथियों का एक बार पुनः जनजातीय कार्य मंत्रालय की तरफ से हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सचिव महोदय। आज जनजातीय समुदाय और उसकी विरासत का गर्व प्रगति की उड़ान लगा रहा है, क्योंकि बदलाव का सूरज चमक रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय समुदाय के चहुमुखी विकास में पूरे समर्पण के साथ जुटा हुआ है। बेमिसाल 8 साल से जनजातीय समुदाय भारत की विजय विकास यात्रा में गर्व से शामिल हो आज एक नई मंजिल तक आ पहुंचा है। आइए देखते हैं एक फिल्म। भारत में 700 से अधिक अनुसूचित जनजातियां हैं, जिन्हें फलने फूलने और आगे बढ़ने के सभी अवसर प्रदान करना अपने देश की प्राचीन अमूल्य विरासत को संजोने के समान है। इनके कल्याण के लिए समर्पित जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन 1999 में किया गया। पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।
एकीकृत सामाजिक आर्थिक विकास पर आधारित दृष्टिकोण के साथ कई योजनाओं को जनजातीय बाहुल्य आकांक्षी जिलों में लागू किया गया है। हर व्यक्ति, हर समाज आकांक्षी होता है, उसके सपने होते हैं। सालों साल वंचित रखे गए इन्हीं सपनों, इन्हीं आकांक्षाओं को उड़ान देने की कोशिश आज हमारी सरकार की प्राथमिकता है। आपके आशीर्वाद से आज उन 100 से अधिक जिलों में विकास की आकांक्षाओं को पूरा किया जा रहा है। आज जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार बना रही है, उनमें आदिवासी समाज बाहुल्य आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रधानमंत्री की इस समावेशी सोच को साकार करती जनजातीय कल्याणकारी योजनाओं ने पिछले 8 साल में विशेष उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जैसे कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय केवल किताबी ज्ञान का नहीं, बल्कि खेल और कौशल विकास में भी छात्र छात्राओं को पारंगत करने का स्रोत बने हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश भर में वर्ष 2025 तक 740 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खोलने और इनमें 3.5 लाख छात्रों के दाखिले का लक्ष्य पूरा करने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 8 सालों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अनुसूचित जनजातियों के बच्चों और युवाओं की शिक्षा सुचारू रखने के उद्देश्य से लागू डिजिटल छात्रवृत्ति योजनाओं से करीब 30 लाख छात्रों को डीबीटी का सीधा लाभ मिल रहा है और तकरीबन 2,500 करोड़ रुपए सालाना खर्च किए जा रहे हैं। उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए 331 विश्वविद्यालय नेशनल फेलोशिप पोर्टल से जुड़ गए हैं। बीते 5 से 7 वर्षों में स्कॉलरशिप की मदद से हजारों जनजातीय छात्रों का IIM, IIT और एम्स जैसे संस्थानों से मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, मेडिकल और फैशन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में उच्च योग्यता हासिल करने का सपना पूरा हुआ है। शिक्षा जहां जनजातीय युवाओं के उज्जवल भविष्य की राह खोल रही है, वहीं वन धन, जन धन, गोवर्धन जैसी क्रांतिकारी योजनाएं जनजातीय समुदाय के लिए आत्मनिर्भरता की नींव पक्की कर रही हैं। पारंपरिक कौशल और उत्पादों को उद्योग की शक्ल देकर ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग करके राष्ट्रीय स्तर पर उतारा गया है। 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3,000 से अधिक वन धन विकास केंद्र खोले गए हैं और 52,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। जनजातीय समुदाय के उत्पादों को बड़े बाजार से जोड़ने के लिए Amazon, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील के साथ टाई अप भी किया गया है। इसके साथ ही स्वरोजगार सृजन और ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए करीब 3.5 लाख जनजातीय परिवारों को विभिन्न योजनाओं के तहत लोन में छूट भी दी गई है। वन अधिकार जनजातीय समाज से जुड़ा एक अहम मुद्दा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप बीते 7-8 वर्षों में इसकी संवेदनशीलता को पर्याप्त महत्व दिया गया है। इस दौरान जनजातीय समाज को 19,74,000 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र और 1 लाख से भी ज्यादा सामुदायिक वन अधिकार पत्र सौंपकर वन संसाधनों पर उनके अधिकार की हर बाधा को दूर किया गया है। जनजातीय समुदाय के समृद्ध इतिहास, संस्कृति, परंपरा, जैविक विविधता और धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन के लिए अनुसंधान संस्थानों और संग्रहालयों की स्थापना जैसे विशेष कदम भी उठाए गए हैं। 27 जनजातीय अनुसंधान संस्थान एवं 10 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालयों की स्थापना की जा रही है। जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक विरासत और वीर जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया है।
इसके साथ ही इन समुदायों को केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का भी सीधा लाभ मिला है। अनुसूचित जनजाति घटक के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। विकास की कड़ी में जल जीवन मिशन के तहत जनजातीय समुदाय को प्राथमिकता देते हुए 177 जिलों में करीब 128 लाख घरों में नल से स्वच्छ जल पहुंच चुका है। स्वच्छ भारत अभियान में 145.27 लाख शौचालय जनजातीय घरों में बनाए जा चुके हैं। यही नहीं, 82 लाख आयुष्मान भारत कार्ड अनुसूचित जनजाति समुदाय के लाभार्थियों तक पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं को आजीविका के लिए सक्षम बना रही है। हर एक योजना का शुरू से अंत तक डिजिटलीकरण किया गया है। डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में 22 पोर्टल के माध्यम से योजनाओं को लागू किया जा रहा है। ये पोर्टल मंत्रालय की मूल वेबसाइट और परफॉर्मेंस डैशबोर्ड के साथ जुड़े हुए हैं, ताकि मंत्रालय की योजनाओं से जुड़ी सभी जानकारियां एक जगह पर ही मिल सकें। मोदी सरकार की इन्हीं दूरदर्शी नीतियों और पारदर्शी नियत के कारण आज जनजातीय समाज मुख्य धारा में शामिल ही नहीं हुआ है, बल्कि अपने सार्थक योगदान से उसे गतिमान भी बना रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खुल के उड़ने दो मुझे हवाओं की तरह, दिल से निकली रोशन दुआओं की तरह। न्यू इंडिया ने जनजातीय समुदाय के लिए इन पंक्तियों को शब्दशः चरितार्थ किया है। और आइए NTRI के बारे में 2 मिनट का वॉक थ्रू देखते हैं। प्रस्तुत है। पिछले 8 सालों में जनजातीय प्रगति और विकास की पराकाष्ठा को एक पुस्तक में समेटा गया है। हम विनम्र अनुनय करते हैं माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी आपसे कि कृपया हमारे मंत्रालय की उपलब्धि पुस्तिका का विमोचन अपने कर कमलों द्वारा करें। आठ साल बेमिसाल, इसे ही संजोया गया है इस पुस्तक में।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। माननीय श्री किरेन रिजिजू जी, विधि एवं न्याय मंत्रालय जैसी अति महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को पूरी कर्मठता से निभा रहे हैं। आपको 14वीं लोकसभा में बेस्ट यंग पार्लियामेंटेरियन और हाल ही में यूएन द्वारा डिजास्टर रिस्क चैंपियन फॉर एशिया पैसिफिक रीजन से भी नवाजा जा चुका है। हमारा निवेदन है, कृपया हम सबको संबोधित करें। हमारे भारत देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और जनजातीय मंत्रालय को संभाल रहे आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, एमओएस ट्राइबल अफेयर्स रेणुका सिंह जी, एमओएस रूरल डेवलपमेंट फगन सिंह कुलस्ते जी, एमओएस माइनॉरिटी अफेयर्स जॉन बरला जी, चेयरमैन ट्राइफेड राम सिंह रथवा जी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी अनंत नायक जी मेंबर हैं, अनिल कुमार झा जी सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स, डीजी आईएपीए एसएन त्रिपाठी जी, और यहाँ विशेष रूप से आमंत्रित जाने माने महानुभावगण, आप सबको मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। और आज के ये हमारा ये गैदरिंग यहाँ छोटा है क्योंकि जगह छोटा है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। हमारा देश में आदिवासियों का जो इंडिजिनस ट्राइबल है ये पूरे देश में फैला हुआ है, लेकिन देश में फैला हुआ होकर भी इसको एक फ्रिंज या इसको बहुत ही मेन स्ट्रीम से दूर इस तरह का लोग पहले इस नज़रिए से देखते थे। पहली बार जब 99 में ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय का गठन हुआ तो हम लोग सब उसका साक्षी हैं। उससे पहले ट्राइबल अफेयर्स एक छोटा सा सब प्लान होम मिनिस्ट्री में छोटा सा एक सब प्लान हुआ करते थे और इसमें एक डायरेक्टर बैठते थे और डायरेक्टर के माध्यम से पूरा देश का ट्राइबल का अफेयर्स को देखते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकते हैं, पूरा एक मंत्रालय का गठन हुआ, उसका बाद कार्य चला और उसके बाद अभी 8 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया वो लघु फिल्म के माध्यम से आप लोग ने देख चुका है। बाकी सरकार का विचार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच के बारे में गृह मंत्री जी आपके सामने में रखेंगे। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम खुद एक ट्राइबल रहे हैं और हम लोग भी उस परिस्थिति में हम लोग ने रहा है और देखा है। लगभग 94-95 में हम यहाँ एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में थे, ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट्स फेडरेशन करके हम लोग चलाते थे, मैं उसका महासचिव थे। तब हम लोग जब कोई ट्राइबल का विषय लेकर के किसी मंत्रालय में जाते थे या किसी मंत्री को मिलने जाते थे, तब जिस
कण कण में गुंजायमान है। जनजातियों के उत्थान और विकास के प्रति न्यू इंडिया के संकल्प को पूरी लगन से सिद्धि तक ले जा रहे हैं। माननीय, आपसे निवेदन है, कृपया हमें संबोधित करें। भारत के यशस्वी गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री विधि एवं न्याय आदरणीय किरण रिजिजू जी, हमारे सहयोगी मंत्री ग्रामीण विकास आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, MOS ट्राइबल अफेयर्स रेणुका सिंह जी, अल्पसंख्यक मंत्रालय संभाल रहे हमारे जॉन बारला जी, हमारे इस मंत्रालय के सचिव अनिल कुमार झा जी, इस अवसर पर उपस्थित ट्राइफेड के चेयरमैन राम सिंह राठवा जी, हमारे आयोग के सदस्य जनजातीय आयोग के सदस्य अनंत नायक जी, IIPA के निदेशक त्रिपाठी जी, सभागार में हमारे राज्यों से आए हुए माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, मंत्रालय के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और कई ऐसे प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता, खास तौर से हमारे बीच में जनजातीय क्षेत्र और जनजातीय के बीच में कार्य कर रहे वर्षों से संगठक के रूप में वी सतीश जी, वनवासी कल्याण आश्रम के प्रतिनिधिगण और मित्रों, आज सबसे पहले मैं आभारी हूँ माननीय गृह मंत्री जी का कि जनजातीय शोध संस्थान, राष्ट्रीय जनजातीय शोध संस्थान के उद्घाटन कार्यक्रम में आने की स्वीकृति दी। जब मंत्रिपरिषद की बैठक समाप्त हुई, मैंने कहा एक थोड़ा सा आग्रह है और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान जो बना है उसका उद्घाटन करें। और उन्होंने तुरंत कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। तो यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि कई बार ऐसा होता है कि कार्यालय देखता है कार्यक्रम कहाँ जाना है नहीं जाना है, लेकिन उन्होंने तुरंत कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। और हमारे कार्यालय पहुंचने से पहले उनके कार्यालय से हमारे कार्यालय में फ़ोन आ चुका कि पूरे कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी जाए। तो मैं समझता हूं कि ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि देश के जनजातीय विकास में माननीय गृह मंत्री जी का और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, कि जिस बात का उल्लेख माननीय किरण रिजिजू जी ने किया कि देश में के उन इलाकों में रहने वाले, उन क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समाज संपूर्ण रूप से विकास के इस यात्रा में आगे नहीं बढ़ते हैं, तब तक हमारा भारत का जो सपना है, जन जन का सपना है, वो पूरा नहीं हो सकेगा। और मैं समझता हूँ कि इस 8 साल के कार्यकाल में यह जनजातीय शोध संस्थान, राष्ट्रीय जनजातीय शोध संस्थान के रूप में एक नया अध्याय
संस्थागत विकास, जनजातीय समाज, जनजातीय क्षेत्रों के लिए एक इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट का नया अध्याय प्रारंभ हुआ है। और जिसको आपने देखा 8 साल बेमिसाल, और माननीय प्रधानमंत्री ने उद्धृत किया कि जनजाति क्षेत्र और जनजाति भाइयों के लिए किस तरीके से हमें देश में काम कर रहे हैं और काम करने की आवश्यकता है। 8 साल में जो उपलब्धियां हासिल हुई है वह निश्चित रूप से हमारे लिए उत्साहवर्धक और अधिक गतिशील होकर, संकल्पित होकर, जिसे हम आज अमृत काल के रूप में संकल्प ले रहे हैं, बढ़ाने की आवश्यकता है। और मैं ये निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब कभी भी जनजाति विषय पर चर्चा होती है, गंभीरता से चर्चा करते समय इस बात को ध्यान में रखते हैं कि उनका एम्पावरमेंट, उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य पर अधिक से अधिक बल कैसे दिया जाए। आज जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का जो कॉन्सेप्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई व्यवस्था के रूप में, नए प्रबंधन के रूप में, कि उसके माध्यम से सुदूरवर्ती क्षेत्र में हम उन मापदंडों को पूरा करने के लिए कैसे सक्रियता बढ़ाएं, सहभागिता बढ़ाएं और गाँव को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम सैचुरेशन मोड पर कैसे लेकर के आए। गांव में जो आधारभूत संरचनाएं हैं उन संरचनाओं को पूरा करने का, गैप फिलिंग करने का और उसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से बाहर लाने का कार्य को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। इसलिए इस देश में यह जो कार्य है, यह कार्य आज़ादी के लंबे कालखंड में संस्थागत रूप से नहीं हो सका। और मैं समझता हूँ कि यह जो अनुसंधान केंद्र राष्ट्रीय स्तर पर, जहाँ हमारे राज्य स्तर पर अनुसंधान केंद्र है, उसके साथ मिलकर के संस्थागत विकास के साथ नीति निर्धारण के दृष्टि से जो कमियां रही है, उन कमियों को जो दूर करने का कार्य और गतिशील हो, स्पष्ट नीति के साथ बढ़ने का ये क्रम प्रारंभ हुआ है। 8 साल के कालखंड में आपने देखा कि किस तरीके से संख्या और गुणवत्ता और कार्यक्रम को नीचे स्तर तक पहुंचाने का एक लक्ष्य निर्धारित करते हुए कार्यक्रम को पूरा किया गया है। अभी इस संस्थान के माध्यम से हम लोगों का कार्यक्रम है कि इस संस्थान में हम राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों को मिला करके उन सारे कमियों का एनालिसिस करें, जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि यह ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि समग्रता के साथ विकास को हम कैसे सुनिश्चित कर सकें। तो उसमें रिसर्च का कार्य, उसके डेटा का कार्य, और इस सरकार का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि डिजिटल वे में सारी चीज़ों को, जैसे आपने पिछले 8 साल के कार्यकाल के बारे में जब एक माननीय प्रधानमंत्री जी शिमला से देश को संबोधित कर रहे थे, तो उस समय किस तरीके से 1 मिनट के अंदर, उससे भी कम समय में, देश के 10.5 करोड़ से अधिक किसानों को, 11 करोड़ किसानों को सीधे डीबीटी के माध्यम से राशि दी गई। आज 30 लाख स्टूडेंट्स को हम डीबीटी के माध्यम से सीधे उन्हें छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप पहुंचा रहे हैं। जितने भी स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के प्रोग्राम हैं वो ऑनलाइन हम कर रहे हैं। एनजीओज़ के साथ जितने प्रोग्राम हैं, जितने प्रोजेक्ट्स हैं, वो ऑनलाइन तरीके से इम्प्लीमेंट्स हो रहे हैं। राज्यों के साथ मिलकर के जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं उसको हम ऑनलाइन तरीके से ज़्यादा कैसे कर सके यह सुनिश्चित कर रहे हैं। और पूरा मंत्रालय लगभग संपूर्ण कर चुका है ऑनलाइन मैनेजमेंट और डिजिटल मोड में सारी चीज़ों को करने के लिए।
तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये संस्थान, जैसे हमने अभी देखा और माननीय किरण रिजिजू ने कहा कि 1999 में इस मंत्रालय का गठन हुआ। 1999 में मंत्रालय का गठन होने के बाद फिर एक गैप आया बीच में, 2004 तक कार्य सुदृढ़ तरीके से कैसे बढ़े इसकी कोशिश हुई, लेकिन उसके बाद लगातार इसमें कमियां आई। नीतियों में जितना परिश्रम करना चाहिए, जितना काम करना चाहिए, जिस तरीके से उसके पहले यह मंत्रालय गृह विभाग का और सोशल जस्टिस का एक पार्ट होता था, उसी तरीके से 2004 और 2014 के बीच में कई कार्य जब हम यहाँ काम कर रहे हैं तो हमें अनुभव आ रहा है कि किस ढंग से इस मंत्रालय को देखा गया। और 2014 के बाद नीतियों में जो अस्पष्टता आई, कार्यक्रमों में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए, और एक तरीके से यह सुनिश्चित किया गया कि पूरे देश में जनजातीय समाज को उच्च कोटि का शिक्षा प्राप्त हो, समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले, और यूनिट बनाया गया ब्लॉक को। इस देश में केंद्रीय स्तर पर जो विद्यालय संचालित होते हैं उसमें जिला यूनिट है, नवोदय विद्यालय जिला यूनिट है, लेकिन हमारा यह विद्यालय ब्लॉक यूनिट, हर ब्लॉक में यह स्कूल जनजातीय क्षेत्रों में खुलेगा। और इसलिए आज मैं जब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के कार्यक्रम में कीपरी यानी म्यांमार के बॉर्डर में, वहाँ पर मैं जाकर के देखा स्कूल का कार्य प्रारंभ हो गया है। तो इस तरह के संस्थागत विकास के दृष्टि से कार्य हो रहे। अब हम इस संस्थान के माध्यम से उन सारे चीज़ों को कैसे बेहतर प्रबंधन के दृष्टि से और सहभागिता के दृष्टि से कैसे सुनिश्चित करें। और हम लोगों ने अभी इस समय में तय किया है कि जो जनजातीय संसदीय क्षेत्र है, उन संसदीय क्षेत्र के यहाँ पर जैसे ये सभागार है, छोटा सभागार है, हमारा कॉन्फ्रेंस हो, और इस कार्यक्रम के निमित्त पूरे बिल्डिंग में लोग अपने अपने स्थान पर बैठ कर के देख रहे, पूरे कार्यक्रम को में सम्मिलित है। तो इस तरीके से इस भवन के अंदर रहने की भी व्यवस्था है, लाइब्रेरी है, रिसर्च विंग है, कार्यक्रम जो विभिन्न राज्यों के जो प्लान्स है उसके बारे में, कार्य योजनाओं के बारे में, और एक गांव में क्या किस तरीके से कब तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उन सारी चीज़ों का मूल्यांकन यानी आउटकम कैसे है, इसको सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य योजना। और मैं समझता हूँ कि यह पहली बार इस देश में ऐसा एक संस्थान के माध्यम से माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में कार्य यानी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट यानी संस्थागत विकास का कार्य प्रारंभ हुआ है। ये मैं समझता हूँ कि हमारा जो 8 साल बेमिसाल को एक नया अध्याय के रूप में जोड़ता है। तो इसके माध्यम से हम लोग संसदीय क्षेत्र के 30 ऐसे सदस्य, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले सदस्य का प्रशिक्षण, जो संवैधानिक प्रावधानों से लेकर नीचे तक डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में पूरी जानकारी, ताकि राज्यों में, पंचायत समितियों में, जिला परिषद में जो कार्यक्रम कार्य योजना बनती है उसकी पूरी जानकारी गांव के उन लोगों तक, और संवैधानिक दृष्टि से वो ज़्यादा से ज़्यादा सशक्त कैसे हो, इस संस्थान के माध्यम से कार्य करने की योजना है। इसके बाद पंचायत स्तर के, पंचायत समिति स्तर के, जिला परिषद स्तर के, और इस तरह के सामाजिक कार्यकर्ताओं का यह प्रशिक्षण साल भर यहाँ आयोजित होगा, रिसर्च होगा, वैसे लोगों की सारी जानकारी इकट्ठा की जाएगी जिसके माध्यम से हमें नीति निर्धारण में सहायक हो सके। जनजातीय क्षेत्रों का यदि हम क्षेत्रफल देखें तो बहुत विस्तृत है। उन सारे क्षेत्रों में एक संस्थागत दृष्टि से जब हम कार्य प्रारंभ करेंगे तो उसका ज़्यादा परिणाम निकलेगा। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि यह 8 साल में जो यात्रा हम लोगों ने प्रारंभ किया है, यह यात्रा का जो लक्ष्य है, अमृत काल का लक्ष्य के रूप में 100 साल पूरा करने के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य में, शिक्षा में,
रोजगार में, आत्मनिर्भरशीलता में, संस्कृति में, परंपराओं में, उनके जो अनुष्ठान है, उनके जो एक अपनी सांस्कृतिक विरासत है, इन सारे चीज़ों को संरक्षक संवर्धित करते हुए हम स्वास्थ्य में, जैसे अभी हम सिकल्स एनीमिया पर काम कर रहे हैं, सारे मंत्रालयों के साथ जो भी रिसर्च के कार्य कर रहे हैं उनके साथ, हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ, इसी तरीके से डेवलपमेंट प्रोग्राम के जितने प्रोग्राम चल रहे हैं सारे मंत्रालयों के साथ, जो STC का जो रिसर्च कार्य है वो भी यहाँ से होगा। और मैं समझता हूँ कि जब देश अमृत काल से 100 साल पूरा करने का लक्ष्य को पूरा करेगा तो हमारे बीच से सिकल सेल पूर्ण रूप से समाप्त होगा, गरीबी पूर्ण रूप से समाप्त होगा, आत्मनिर्भरशील भारत और श्रेष्ठ भारत, एक भारत का जो सपना हमारे पूर्वजों ने खास करके जिस बात का उल्लेख बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी करते हैं कि आत्म स्वाभिमान के साथ, और इसीलिए भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को स्वाभिमान दिवस के रूप में सुनिश्चित करते हुए कि हम नए संकल्पों के साथ इस देश में जनजातीय समाज मौलिक सुविधाओं के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ, आत्मनिर्णय के अधिकारों के साथ आगे बढ़ें। तो यह संस्थान उस दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्था के रूप में साबित होगी, जिसका उद्घाटन के लिए माननीय गृह मंत्री जी ने आज हम सबको यहाँ समय दिया है। मैं पुनः माननीय गृह मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। हम देशवासी अभिभूत हैं, भारत माँ गर्वित है कि हमें माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री तथा माननीय श्री अमित शाह जी जैसे गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का सानिध्य प्राप्त है। माननीय आपकी अत्यंत गरिमामय उपस्थिति ही ये बता रही है आज कि आप बड़ी निष्ठा से जनजातीय विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं। माननीय आपकी अनन्य राष्ट्रभक्ति हम सब देशवासियों के लिए आपके प्रति गहरी श्रद्धा का विषय है। आपका साहसिक, अडिग और दृढ़ निश्चयी ओज हम सब के लिए प्रेरणा है। आपसे करबद्ध प्रार्थना है माननीय की कृपया हम सबका मार्गदर्शन करें, हमें शुभकामनाएं दें। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्रीमान अर्जुन मुंडा जी, श्री किरण रिज्जू जी, श्रीमती रेणुका सिंह जी, श्री फग्गन सिंह जी, जॉन बारला जी, श्री अनिल कुमार सचिव ट्राइबल अफेयर्स, और आज देश भर से आए हुए ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, सांसद और ऑनलाइन इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी भाइयों और बहनों, आप सभी को नमस्कार। आज का दिन पूरे देश के लिए और विशेषकर जनजातीय समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। उन लोगों के लिए भी ये महत्वपूर्ण दिन है जो सालों से जनजातीय विकास के लिए, जनजाति की संस्कृति, संस्कार, कला, इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए अनुसंधान भी करते हैं, नीतियां बनाने का काम भी करते हैं और नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन हो इसके लिए वॉचडॉग का भी काम करते हैं। इस सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज श्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पना के अनुसार राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान आज अस्तित्व में आ रहा है, उसकी शुरुआत हो रही है। मित्रों, जब भी कोई एक नई शुरुआत होती है हमें लगता है कि ठीक है भाई, एक और रिसर्च इंस्टीट्यूट बन गया, कोई अनुसंधान संस्थान बन गया, मगर आज कई ऐसे संस्थान देश में है जो 50-60 साल के बाद मुड़कर देखते हैं
तो अगर हमें मालूम पड़ता है कि वो न होते तो क्या होता। देश में जब भी विकास आयोजन से हो, इसलिए प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई होगी, शायद इससे भी कम महत्व का वो कार्यक्रम होगा, मगर प्लानिंग कमीशन और बाद में अब नीति आयोग का योगदान देश के विकास में जब देखते हैं, तब मालूम पड़ता है कि अगर प्लानिंग कमीशन न होता तो विकास की गाड़ी हमारी डिरेल हो जाती, अलग रास्ते पे चली जाती। अनुसंधान के आधार पर विकास और विकास के मीठे फल हमने प्लानिंग कमीशन के देखे हैं। जब किसी ने भेल की स्थापना करी होगी तब महज एक विद्युत उत्पादन के उपकरणों को बनाने वाले कारखाने के रूप में देखा होगा, मगर जब आज एनालिसिस करते हैं 60 साल के बाद, 65 साल के बाद, कि देश के 91% विद्युत बनाने वाले कारखानों में जो संयंत्र है वो भेल का बनाया हुआ है। जब भेल न होता तो क्या होता, हमें इसकी कल्पना जब भेल बनता है तब नहीं आती है। जब LIC की स्थापना हुई होगी, लगा एक इंश्योरेंस कंपनी सरकार ने बना दी, मगर जब LIC का व्याप आज 60 साल 65 साल के बाद मुड़ कर देखते हैं तो समाज के मध्यम वर्ग को, समाज के निम्न मध्यम वर्ग को सामाजिक सुरक्षा देने में LIC का योगदान देखते हैं, तब मालूम पड़ता है कितनी बड़ी घटना उस वक्त होगी। उसी तरह से ये आज जनजातीय विषयों पर एक अनुसंधान कार्य के लिए राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान जो बन रहा है वो इतना ही बड़ा कार्य है। 50 साल के बाद इसके योगदान को अगर कोई देखेगा तो उसको मालूम पड़ेगा कि मोदी जी की कल्पना क्या थी। अनेक प्रकार के 2 दर्जन से भी ज्यादा जनजाति अनुसंधान संस्थान अलग अलग नाम से अलग अलग संस्थाओं के तत्वाधान में काम कर रहे हैं, मगर उसको राष्ट्रीय रूप से जोड़ने वाली कड़ी नदारद थी, राष्ट्रीय रूप से जोड़ने वाली कड़ी नहीं थी। और हमारे जनजातीय समाज में इतनी सारी विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, खान पान की विविधता है, वेशभूषा की विविधता है, कौशल की भी विविधताएं हैं। ये विविधताओं को अगर एक कड़ी नहीं जोड़ती है तो समग्र देश के जनजातीय समाज के विकास का स्वप्न अधूरा ही रहता है। मुझे लगता है मोदी जी ने जो कल्पना करी है और राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान आज बन रहा है वो एक कड़ी बनने वाला है और हमारी कल्पना का जनजातीय विकास को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इसलिए मैं आज जनजाति मंत्रालय और नीति आयोग दोनों को बहुत मन से साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने जो कार्य करा है इसके दूरगामी परिणाम आने वाले हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में एक कार्य हो रहा है। अभी अभी ही मोदी जी ने पहली बार आजादी के बाद जनजातीय गौरव दिवस इसकी घोषणा भी की और पहले जनजातीय गौरव दिवस को मनाने का काम भी हमने अभी अभी किया है। उसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन जिसको कह सकते हैं, इस प्रकार का कार्यक्रम आज हो रहा है। कहने को राजनीतिक भाषणों में बोलना अलग बात है, मगर उसको जमीन पर उतारना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मोदी जी पहले भी जब गुजरात में मुख्यमंत्री था, मैं उनका वहां की मंत्रिपरिषद में भी साथी था, उस वक्त उन्होंने समग्र गुजरात के समग्र जनजातीय समाज के विकास की कल्पना कर दी, जिसमें व्यक्ति का विकास भी समाहित था, गांव का विकास भी समाहित था और क्षेत्र का विकास भी समाहित था। ये तीनों का संपूर्ण विकास नहीं होता है तब तक जनजातीय समाज का विकास नहीं होता है। इसलिए
तीनों विकास को समाहित करते हुए उन्होंने वन बंधु कल्याण योजना वहां जमीन पर उतारी थी। और पहली बार आजादी के बाद जो जनजातीय समाज को संविधान ने अधिकार दिया है, जितनी आबादी है उतना बजट में आवंटन होना चाहिए, वो किसी राज्य ने किया तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात में किया गया था। सबका विकास, समावेशी विकास, सर्वस्पर्शीय विकास, उसको लक्ष्य में रखकर ये वन बंधु कल्याण योजना उस वक्त बनाई गई थी। अब मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक प्रकार की विविधता वाले इस देश के 8% जिसकी आबादी है, 10 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है, ऐसे जनजातीय समाज को एक सूत्र में इसके विकास को पिरोने के लिए इस संस्थान की कल्पना की थी। आज उसका मूर्त स्वरूप मिल रहा है। जल, जंगल, जमीन ऐसे महत्वपूर्ण विषय, शिक्षा, स्वास्थ्य, कला, संस्कृति, भाषा, परंपरा, जो जनजातीय समाज का प्राण है, ऐसे विषय, अनेक परंपरागत कानून बने हुए हैं हर क्षेत्र में। आपको आश्चर्य होगा, आज भी डांग भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है। भारत सरकार को वहां के राजा ने डांग को लीज पर दिया हुआ है। अनेक प्रकार के जनजातीय परंपरागत कानून इस देश में बने हुए हैं। इस पर भी अनुसंधान की जरूरत है। इसका अभी के कानून के साथ सामंजस्य करे बगैर कोई भी जनजाति कल्याण के कानून को आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि जनजाति सालों से वो कानून के आधार पर जीने के लिए परंपरागत रूप से आदी है। तो हमने नए कानून को पुराने कानूनों के साथ सामंजस्य भी बिठाना पड़ेगा। इस सभी विषय पर, जैसे मैंने आगे कहा, जल, जंगल, जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कला, संस्कृति, भाषा, परंपरा, खानपान और स्थानीय कानूनों, ये सभी विषयों पर अगर अनुसंधान करना है तो वो राष्ट्रीय स्तर पर ही हो सकता है। और उसकी मान्यता भी तभी आ सकती है जब अनुसंधान का पेपर राष्ट्रीय जनजाति कल्याण मंत्रालय में आए और उसके माध्यम से संसद में जाए। इंस्टीट्यूशन विभिन्न विषयों पर अनुसंधान और मूल्यांकन करेगा, जो मैंने आगे बताया है। कर्मचारियों का प्रशिक्षण और जो संस्थान चल रहे हैं उसकी क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग का भी काम करेगा। डेटा संग्रह भी करेगा और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अच्छी जो बातें हुई है उसका प्रचार और प्रसार भी करेगा। जनजातीय त्योहारों को एक अलग स्वरूप से आधुनिक स्वरूप देकर इसकी मूल भावनाओं को संजोए रखते हुए लोकप्रिय बनाना, उसको टूरिज्म के उपयोग में लाना, इसका भी आयोजन करेगा। पारंपरिक कानून पर डॉक्यूमेंटेशन और रिसर्च का कार्य करेगा। मोदी जी ने जो कल्पना करी है जनजातीय संग्रहालयों की, इसमें क्या विविधता हो सकती है, इसका रखरखाव, इसका मेंटेनेंस, इस पर भी काम करेगा। और सभी नीतियों के बारे में राज्य सरकारों के साथ समन्वय का काम भी यही अनुसंधान के अंदर करेगा। एक दृष्टि से समग्र जनजातीय समाज के विकास का खाका खींचने का काम ये अनुसंधान के अंदर करने वाला है। तो देखने में फौरी तौर पर तो एक इंस्टीट्यूट लगेगी, मगर मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, बहुत समझ कर कह रहा हूं। आने वाले देश की आजादी के शताब्दी तक के समय के 25 साल के जनजातीय विकास की रीढ़ की हड्डी ये अनुसंधान के अंदर बनने वाला है। अनुसंधान संस्थान और जन शिक्षा के लिए मोदी जी ने शुरुआत से बहुत बल दिया है। जब कांग्रेस की सरकारें चलती थी तब 2014 में इसके लिए बजट 7 करोड़ रुपया था। मेरी बात ध्यान से सुनना, 7 करोड़ था।
2022 के बजट में इसके लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान, क्योंकि कोई भी विकास करना है तो इसकी नींव ठोस चाहिए। विकास की योजनाओं का आधार कमियों का अभ्यास कर ही कर सकते हैं। कमियां दूर कैसे होगी इसकी नीति बनाकर ही कर सकते हैं, और नीति का इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा इसको संपूर्ण रूप से आयोजित कर ही आप विकास कर सकते हो। अगर अनुसंधान नहीं है तो ये नहीं हो सकता। सिक्योर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की संख्या में भी बहुत बढ़ोतरी करी है, 27 बनाए हैं। और सेंटर फॉर एक्सेलेंस ऐसे कोई क्राइटेरिया ही नहीं था, मोदी जी ने आने के बाद बनाया। मुझे कहते हुए आनंद है कि 49 प्रतिष्ठान आज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में सर्टिफाइड। शायद वो उड़ीसा या गुजरात या झारखंड में गांव में जो ट्राइबल महिला है उसको मालूम नहीं है, मगर ट्राइबल जनप्रतिनिधियों ने, ट्राइबल के क्षेत्रों में काम करने वाले एनजीओ ने, इस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर काम करने वाले रिसर्चर ने इसका बहुत अच्छे से उपयोग करना चाहिए कि आदिवासी का, ट्राइबल का स्वास्थ्य कैसे ठीक हो, इसकी खान पान की परंपराएं बनाए रखते हुए इसके न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम को कैसे हल कर पाए, जो परंपरागत रोग है इसको हम कैसे हटा पाए, और इसको सम्मान के साथ आत्मनिर्भर कैसे बनाया जा सकता है। ये सारी चीजों को इस इंस्टीट्यूशन और सेंटर फॉर एक्सीलेंस से ही हम आगे बढ़ा सकते हैं। मोदी जी ने 2014 में ही महसूस किया था कि ट्राइबल रिसर्च में बहुत बड़ी भिन्नता है, हर राज्य का एक अलग स्वभाव है, राज्यों में भी कई बार जिले जिले में ट्राइब्स का अलग स्वभाव है। राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय नीतियां सभी देश की जनजातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। जनजाति संबंधी लेगेसी के मुद्दों पर भी कई सारे विवाद सालों से लटके हुए हैं, इसका भी निपटारा जरूरी है। और जनजाति मुद्दों पर नॉलेज बैंक भी बनाना चाहिए। ये सभी चीजों को ध्यान में रखकर इंस्टीट्यूशन की कल्पना की गई थी और इंस्टीट्यूशन की स्थापना करी। लगभग 10 करोड़ के खर्च से नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की आज स्थापना हो रही है। कम से कम मुझे इसका बहुत बहुत आनंद भी है और मैं बहुत आशावादी भी हूँ। सरकार को नीतिगत जानकारी भी ये अनुसंधान संस्थान देगा। राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में भी अनुसंधान संस्थान काम करेगा। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय ज्ञान केंद्र भी यहीं बनाया जाएगा। शैक्षणिक, कार्यकारी और विधायी क्षेत्र में जनजातियों के समस्याओं का और मुद्दों के समाधान के लिए भी अनुसंधान का एक बहुत बड़े वाइड मैंडेट के साथ इसकी कल्पना की गई है। इसलिए मैं सभी जो नेता मेरे सामने बैठे उनको कहना चाहता हूं कि इसको एक फॉर्मेलिटी मत समझिएगा। आज आप बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित है, इतना मान कर जाएंगे। जनजाति सम्मान के लिए मोदी जी की सरकार ने ढेर सारे काम करे हैं। एक फिल्म भी हमने देखी। कई सारे राज्यों के अंदर हमारे भुलाए गए, विसरे गए कांग्रेस शासन में जिनको भुला दिया गया, इस सारे जनजातीय नेता को गौरव प्रदान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। खासी गारो आंदोलन हो, मिजो आंदोलन हो, कौल आंदोलन हो, मणिपुर का आंदोलन हो, वीर दुर्गावती का शौर्य हो या रानी कमलापति का बलिदान, ये सबको कहीं ना कहीं गौरव देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा के साथ जोड़कर आदिवासी जनजातीय गौरव दिन मनाने का भी हमने फैसला किया है। 10 संग्रहालय भी हम बना रहे हैं और मैं मानता हूं लगभग 200 करोड़ रुपया इसके लिए हमने खर्च करे हैं।
मैं आज एक अलग परिप्रेक्ष्य में मेरे मंत्रालय से जुड़ी हुई बात भी करना चाहता हूं। मैं जब गृह मंत्री बना, गृह मंत्रालय का रिव्यू कर रहा था, तब मुझे अजीब लगता था कि गृह मंत्रालय में नॉर्थ ईस्ट क्यों रखा है। गृह मंत्रालय का काम डेवलपमेंट है ही नहीं। वामपंथी उग्रवाद का भी सेल हमारे यहां बना है जो विकास का काम देखता है, और जम्मू कश्मीर सेल भी बना है। ये तीनों क्षेत्र में एक प्रकार से जनजातियों से जुड़ी हुई अनेक समस्याएं लंबित थी, जो जाते 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 कानून और व्यवस्था की परिस्थिति में परिवर्तित हो गई। और मोदी जी ने, भाई किरण रिजिजू नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, 19 के बाद नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमने एक के बाद एक के बाद एक के बाद कई सारे कदम उठाए हैं। इतने सारे ट्राइबल्स जातियों के साथ हमने समझौते करे हैं कि आज लगभग अब सफा नॉर्थ ईस्ट के 66% से ज्यादा क्षेत्र से हम उठा लिए हैं और शांति प्रस्तापित हुई। छोटी छोटी घटनाओं को गिनकर पूर्वोत्तर में कांग्रेस के शासन में 6 से 14 तक 8 ही साल के शासन में 8700 घटनाएं हुई थी, और नरेंद्र मोदी जी के शासन में 8 साल में वो 1700 पर पहुंच गई है। 8700 से 1700 तक आप कल्पना कर सकते हैं। पहले 304 सिक्योरिटी पर्सनल का मृत्यु हुआ था 8 साल में, अब 87 लोगों का मृत्यु हुआ है। नागरिकों की मृत्यु 1990-2000 थी, आज घटकर 217 तक सीमित कर दी गई। इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर कितना बड़ा बदलाव आया है। इसी प्रकार से वामपंथी उग्रवाद की घटना 2009 में 2258 थी, 2021 में 509 तक सीमित कर रह गई। वामपंथी उग्रवाद के जिलों में भी 70% की कमी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार लाई है। और पहले मौतों की संख्या नागरिकों की 1005 थी, इसको घटकर अब 147 तक सीमित हो गई। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिस क्षेत्र में शांति होती है उसी क्षेत्र में विकास होता है, और चाहे वामपंथी उग्रवाद हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, ये पूरा का पूरा ट्राइब से भरा हुआ क्षेत्र है, वहां जनजाति ही रहती है। तो सुरक्षित पूर्वोत्तर, सुरक्षित मध्य भारत के वामपंथी उग्रवाद से ग्रसित क्षेत्र, ये ट्राइबल कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं मित्रों। और एकलव्य स्कूल की भी बात करें तो पहले बजट इसके लिए 278 करोड़ था, इस साल के बजट में हमने इसको बढ़ाकर 1418 करोड़ तक लाने का काम। कहां 278 करोड़ और कहां 1418 करोड़। पहले इसके लिए खेल की कोई सुविधाएं शामिल नहीं थी। सबसे अच्छा अगर मेडल कोई ओलंपिक में जीत कर ला सकता है तो मुझे भरोसा है मेरा ट्राइबल बच्चा ही ला सकता है, क्योंकि वो परंपरा से खेलता है। उसको नियमों की जानकारी देनी है, इसके रूल्स समझाने हैं, इसकी प्रैक्टिस करानी है, उसको कोचिंग कराना है और एक प्लेटफॉर्म देना है, बस। वो तो नेचुरल खिलाड़ी है। इस सारे एकलव्य स्कूलों में खिलाड़ियों को तैयार करने की विशेष व्यवस्था हमने की है। और पहले 42,000 रुपया एक छात्र पर खर्च किया जाता था, 42,000। छात्र बड़े हैं वो विषय अलग है, मगर एक छात्र पर भारत सरकार 42,000 रुपीज खर्च करती थी, क्योंकि रेसिडेंशियल स्कूल है। अब 1,09,000 रुपया खर्च करते हैं। एक छात्र पे जो 42,000 खर्च करते थे उसकी जगह 1,09,000 रुपया का खर्च करते। यही बताता है कि नरेंद्र मोदी सरकार कितनी बारीकी से चीजों को सोचती है, और जो योजना लेती है वो योजना को इसकी आत्मा समझकर परिपूर्ण करने का हम प्रयास करते हैं। मित्रों, सबसे ज्यादा जनजातीय सांसद मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं गौरव से कह सकता हूं आज भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा जनजातीय सांसद हैं।
सबसे ज्यादा जनजातीय मंत्री बनाने का गौरव भी किसी को प्राप्त है तो वो भी नरेंद्र मोदी जी को है। और मित्रों, नीतियों बनाने का भी गौरव नरेंद्र मोदी सरकार के पास। छात्रवृत्तियों में भी ढेर सारी बढ़ोतरी हमने की है। 978 करोड़ रुपया 14 में खर्च किया जाता था, अब 2546 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। 978 से बढ़ाकर 2546 करोड़ रुपया। ये जो जंप है वो नरेंद्र मोदी जी के अलावे कोई नहीं कर सकता। और जनजातीय उप योजना में 14 में 21,000 करोड़ खर्च किया जाता था। खर्च तो नहीं करते थे, प्रोविजन करते थे। और 21-22 में 21,000 से बढ़ाकर 86,000 करोड़, 86,000 करोड़, 21,000 से 86,000 करोड़ और 93% खर्च। इसका मतलब विकास के पैमाने में कितना ज्यादा करा है। पहले जनजातीय कल्याण की बात करते थे, मगर आदिवासी के घर में पानी था? नहीं था। शौचालय था? नहीं था। उसको स्वास्थ्य के लिए कोई कार्ड दिया था? ना जी, नहीं दिया था। आवास योजना दी थी? ना जी, नहीं दी थी। किसान सम्मान निधि मिलती थी? नहीं मिलती थी। अब सिर्फ मैं आदिवासी समाज, ट्राइबल लोगों की बात करता हूं। ये सारी योजना में जल जीवन मिशन के तहत हर घर में जल पहुंचाने के 1.28 करोड़ लोगों के घर में नल से जल पहुंच चुका है। फ्लोराइड विहीन शुद्ध जल जनजातीय समाज के घर में 1.28 करोड़ में पहुंचा है। शौचालय 1.45 करोड़ आदिवासियों के घर में, अपने जनजातीय समाज के लोगों के घर में शौचालय पहुंचाए हैं। आयुष्मान कार्ड 42 लाख जनजातीय परिवारों को आयुष्मान कार्ड दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 40 लाख से ज्यादा जनजातीय परिवारों को घर देने का काम हो गया है। और किसान सम्मान निधि में लगभग 3 करोड़ किसानों को ये फायदा पहुंच रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस ने अगर ये सब मोदी जी के आने के पहले किया होता तो हमारे लिए तो करने को कुछ ही बाकी न रहता। नरेंद्र मोदी जी ने इसका बारीक न केवल आयोजन किया, डिटेल इसका मॉनिटरिंग कर इसको जमीन पर उतारा है। और अर्जुन मुंडा जी भी पूरे जनजातीय मंत्रालय को बहुत अच्छे तरीके फोर्स के साथ गति दे रहे हैं कि हम सब के लिए उनका अनुभव भी है। झारखंड के मुख्यमंत्री रहे तो नीचे तक योजनाओं को कैसे ले जाते हैं उसका उनका अनुभव है। इसका फायदा भी देश भर के जनजातीय समाज को मिला है। अतः मैं इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि सारी योजनाएं जो मैंने बताई वो अब तक जनजातीय कल्याण के लिए मोदी जी ने 8 साल में करी है, मगर पहली बार स्ट्रक्चर तरीके से देश भर की जनजाति, छोटी से छोटी जनजाति को समाहित कर उसके कल्याण की योजना ये अनुसंधान केंद्र बनने के बाद होगी। इसके मुझे श्रद्धा है। और शायद 50 साल बाद जो भी उसकी स्वर्ण जयंती मनाएगा वो कहेगा कि नरेंद्र मोदी ने इस देश की जनजातियों को समस्या विहीन बनाने का काम इस अनुसंधान केंद्र के माध्यम से करा था। इसकी मुझे पूरी श्रद्धा है। आज मुझे यहाँ बुलाया इसलिए भाई अर्जुन मुंडा और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय आपका। आपने जो हम सबको प्रेरणा दी, हम सबका उत्साहवर्धन किया। अब हम आग्रह करते हैं महानिदेशक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन श्री एस.एन. त्रिपाठी से कि कृपया आभार प्रकट करें। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय श्री अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री सहकारिता और सहकारिता मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, माननीय मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय और मंच पर उपस्थित सम्मानित अतिथि, विशिष्ट अतिथिगण और हमारे मित्रगण, आज हम उस दिवस पर पहुँचे हैं जो कि रियली सर ऐतिहासिक है। अगर आप अनुमति दें तो मैं ज़रूर कहूँगा कि जो पानी से नहाते हैं और लिबास बदलते हैं
जो पसीने से नहाते हुए इतिहास बदलते हैं। आज हम वो इतिहास बदलने का काम कर रहे हैं और इस स्थिति में आपका मार्गदर्शन हमारे लिए, NTRI के लिए, IIP के लिए, सबके लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन साबित होगा। माननीय श्री मुंडा जी तो नाम से ही अर्जुन है, बट अर्जुन की तरह का लक्ष्य भी है और उन्होंने जिस लक्ष्य से हमको सबको प्रेरित किया है उसके लिए बधाई के पात्र हैं। सर, आपने जो मार्गदर्शन हमको सतत दिया है, शायद ही किसी मंत्री ने किसी अनुष्ठान को इतनी बार विजिट किया होगा उद्घाटन के पहले। मुझे उम्मीद है कि उसी तरह से आप विजिट करते रहें उद्घाटन के बाद भी, ताकि आपका मार्गदर्शन सतत मिलता रहे। झा साहब, नवलजीत कपूर, इनके उल्लेख न किए बिना मैं रह नहीं सकूंगा सर, क्योंकि IIP ने खाली प्रांगण दिया है, बट इसमें प्राण प्रतिष्ठा आपने की है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा लायक ये मंदिर बनाने का काम इन लोगों ने किया है, जो बधाई के पात्र हैं। आज की में सभा में उपस्थित गण्यमान्य अतिथिगण, हमारे सम्मानित सरकार के कर्मचारीगण और माननीय सांसद और मंत्रीगण जो उपस्थित हैं, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने आकर हमारा गौरव बढ़ाया है। हृदय के अंतर्मन की गहराइयों से मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं और मीडिया बंधुओं का जिन्होंने इसको प्रचार और प्रसार में हमारा साथ दिया है, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आप सभी से निवेदन है, कृपया राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। कोटिशः धन्यवाद माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का हृदय से धन्यवाद और आभार। मंचासीन सभी मंत्रियों का, माननीय सम्माननीयों का हृदय से धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है, कुछ देर अपने ही स्थान पर ठहरे। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी प्रस्थान कर रहे हैं। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। जय हिंद। नहीं अभी नहीं, ये अभी थोड़ी देर रहने दे, लाइव स्ट्रीमिंग रहने दो अभी थोड़ी देर के लिए। जब वो ना अभी बता देंगे वो क्या दिखेगा। तो ठीक है, क्लोज कर दे देते हैं। थैंक यू देव जी। या एक काम करते हैं, क्लोज करवा दे फिर। निकल गए होंगे।